गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया यूनिट शुरू कर रहे हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। दैट इज पार्ट ऑफ बीएससी पार्ट 2 पेपर सेकेंड फर्स्ट यूनिट। सेक्शन वही है, यूवी के साथ में आईआर है। सो लेट स्टार्ट विथ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो आईआर रीजन जो है दैट फॉल्स फ्रॉम 12,500 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स to 100 reciprocal centimeters. ये infrared region है, of which 12,500 reciprocal centimeters to 4,000 reciprocal centimeters is actually near IR region. और जो 4,000 reciprocal centimeters से 400 reciprocal centimeters के बीच में है, that is mid IR region. और 400 reciprocal centimeters से 100 reciprocal centimeters तक far IR region कहा जाता है। जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है, एक बारी समझेंगे। 4,000 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स से लेके हमने कहा इट इज 400 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स। हाउएवर हम बात करते हैं 600, 667 जनरली बात करते हैं, दैट इज ऑफ यूज फॉर अस। सो 600 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स तक का रीजन जो मिड आईआर रीजन है, उसके अंदर ये वाला रीजन 1300 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स तक का रीजन जो है वो फंक्शनल ग्रुप रीजन कहा जाता है, जबकि 1300 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर से 600 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स तक का फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं, है ना। अब क्यों इसे फंक्शनल ग्रुप और क्यों फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं, उसका कारण ये है कि इस रेंज के अंदर 4000 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर से लेके 1300 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स तक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एब्सॉर्प्शंस होते हैं, उनके फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से वो एब्सॉर्प्शंस इस रेंज में होते हैं। इसलिए इस रेंज को हम फंक्शनल ग्रुप रीजन कहते हैं। इस फंक्शनल ग्रुप रीजन के अंदर मैक्सिमम सारी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, अभी हम पढ़ेंगे कि क्या होती हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, पर ये सारी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होती हैं और काफ़ी सी डिफॉर्मेशन या बेंडिंग वाइब्रेशंस जो हैं वो सब इसी रीजन के अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को जब हम यूज करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप पता करने के लिए कि क्या फंक्शनल ग्रुप है, तो वो ये रीजन है कि हम इस रीजन के अंदर 4000 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर से 1300 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स के बीच में रीजन को स्टडी करते हैं। जो 1300 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर से 600 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स का रीजन है, उसके अंदर कई सारी कॉम्प्लिकेटेड एब्जॉर्प्शन, कई सारे कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ एब्जॉर्प्शंस होते हैं ना। जनरली इस रीजन के अंदर बेंडिंग वाइब्रेशंस आती हैं, बेंडिंग या डिफॉर्मेशन वाइब्रेशंस आती हैं, या तो मॉलिक्यूल की वजह से या मॉलिक्यूल के किसी बड़े पार्ट की वजह से। अगर हम एनेंटियोमर्स को छोड़ दें तो दो कंपाउंड्स को अगर हमें कंपेयर करना हो और उनका ये फिंगरप्रिंट रीजन, ये वाला रीजन जो 1300 से लेके 600 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स के बीच का रीजन, अगर ये स्पेक्ट्रा आइडेंटिकल है तो हम कहते हैं कि ये दो स्पेक्ट्रा जो है वो एक ही कंपाउंड के हैं। डेफिनेटली एनेंटियोमर्स के वो सेम ही होंगे। तो हम अभी देखते हैं स्पेक्ट्रा के अंदर कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पर हम कह रहे हैं कि ये स्पेसिफिक है, किसी कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक है, और वैसे ही स्पेसिफिक है जैसे फिंगरप्रिंटिंग होती है ना। हमें पता है कि वर्ल्ड के अंदर कोई भी दो जनों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते। उसी तरीके से दो कंपाउंड्स के अंदर अगर हम ये वाला रीजन देखें तो हमें आइडेंटिकल सिचुएशन दिखाई देती है, यानी इस रीजन को हम फिंगरप्रिंट रीजन भी कहते हैं ना, क्योंकि ये पर्टिकुलर कंपाउंड का एक यूनिक स्पेक्ट्रा दिखाई देता है, एब्जॉर्प्शन पैटर्न जो है वो एक यूनिक तरीके का दिखाई देता है, तो उसे हम फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। हम इसे एग्जांपल से देखते हैं। ये देखिए, दो मॉलिक्यूल्स का हमने आईआर स्पेक्ट्रा लिया और ये प्रोपेन 1 ऑल है, ये प्रोपेन 2 ऑल है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप रीजन 4000 से लेके 1300 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स तक का है ना। और आप दोनों को कंपेयर करिए तो कंपेयर करने से देखेंगे कि ये सेम पीक आ रही है, दोनों के अंदर ये सेम पीक, फंक्शनल ग्रुप रीजन के अंदर ये सेम पीक दिखाई दे रही है। लेकिन इनके फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर हम बात करें तो ये फिंगरप्रिंट रीजन
बिल्कुल डिफरेंट हैं, दोनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट रीजन की अगर हम बात करें 1300 से 600 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स 667 के बीच में बात करें तो देखिए बहुत सारे एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं, एक तो कॉम्प्लिकेटेड सीरीज है और दूसरा दोनों डिफरेंट हैं, आइडेंटिकल नहीं है। तो ये फिंगरप्रिंट रीजन है जहां पर अगर हमें दो IR स्पेक्ट्रा दिए हुए कंपाउंड्स के तो हम इस फिंगरप्रिंट रीजन में कंपेयर करते हैं, अगर ये आइडेंटिकल होते हैं या इसके अंदर स्पेसिफिक पीक्स जो हैं वो आइडेंटिकल होती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो सेम कंपाउंड के IR स्पेक्ट्रा है। सो ये फिंगरप्रिंट रीजन जो नियर इंफ्रारेड रीजन था यानी 12,500 से लेके 4,000 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स का, उसके अंदर ओवरटोन्स और कॉम्बिनेशन बैंड्स आते हैं। ओवरटोन्स और कॉम्बिनेशन बैंड्स क्या होती है इसके बारे में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, पर ये जो ओवरटोन्स हैं ये ओवरटोन्स की इंटेंसिटी जो है वो बहुत वीक होती है, कई बार ये आपस में ओवरलैप कर जाते हैं और इसलिए हमें ज़्यादा काम में नहीं आते, कुछ हद तक काम में आते हैं परंतु फॉर एन ऑर्गेनिक केमिस्ट ये ज़्यादा यूजफुल नहीं होता। उधर फार IR स्पेक्ट्रम के अंदर देखें दैट इज 600 to 100 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स, तो उस केस के अंदर ऑर्गेनोमेटालिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर हेवी एटम्स हैं, जिनके बॉन्ड्स बहुत वीक होते हैं, जिनके बीच में बॉन्ड्स वीक होते हैं, वो उनके एब्जॉर्प्शंस यहाँ दिखाई देते हैं। तो लैटिस वाइब्रेशंस ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल इस रीजन के अंदर दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि अगर 100 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स के नीचे अगर एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो उस एब्जॉर्प्शन को हम रोटेशनल, मतलब वो एब्जॉर्प्शन होता है तब जब रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होता है ना, क्योंकि ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जो हैं ये क्वांटाइज्ड हैं, एनर्जी जंप जो है वो पैकेट्स में होती है, क्वांटाइज्ड है, तो हमें डिस्क्रीट लाइंस दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम मॉलिक्यूल के अंदर देखते हैं, जब एब्जॉर्प्शन इस रेंज के अंदर था 100 to 10,000 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स यानी हमारी IR रेंज के अंदर होता है, तब हम देखते हैं कि ट्रांजिशंस जो है वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में होते हैं और ये एनर्जी लेवल्स भी क्वांटाइज्ड हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट हमें डिस्क्रीट लाइंस नहीं दिखाई देती, हमें बैंड्स दिखाई देते हैं। तो ये जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है वो हमें बैंड्स दिखाई देते हैं, उसके अंदर डिस्क्रीट लाइंस नहीं दिखाई देती हैं। तो क्या कारण है कि हमको ये डिस्क्रीट लाइंस नहीं दिखाई देती हैं? एक्चुअली ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, हर एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के साथ में कई सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स एसोसिएटेड होते हैं, यानी इन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, डिफरेंस जो है वो बहुत कम होता है बनिस्बत वाइब्रेशनल लेवल के। तो इसका मतलब जब हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं या वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन स्टडी कर रहे हैं तो उस बीच के अंदर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स पे भी ट्रांजिशन होता है, और यही कारण है कि ये जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो हमें दिखाई देता है इसको हम वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड कहते हैं, और ये इस रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के इनकॉर्पोरेशन की वजह से ही हमें बैंड्स दिखाई देते हैं, डिस्क्रीट लाइंस नहीं दिखाई देती हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए जो एरिया जो हमारा कंसर्न है वो है 4,000 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स टू 667 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स, जिसके दरमियान वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर ट्रांजिशन होता है। अब बात करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल के बारे में। हमने कहा लोअर एनर्जी लेवल से हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पर ट्रांजिशन होता है ना, और इन एनर्जी लेवल्स के साथ में क्लोजली एसोसिएटेड है रोटेशनल लेवल्स। तो IR स्पेक्ट्रा जो है वो उसको हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा कह सकते हैं। अब ये जो वाइब्रेशनल लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, अब तक हमने UV पढ़ा, और UV के अंदर ये सोचना कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल के ऊपर जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, तो हमें पता था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, तो बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाता है। पर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जब हम इस रेंज
के IR रेडिएशंस देते हैं सैंपल को, तो जो मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये एनर्जी, है ना, और एक्साइट होते हैं लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल से नेक्स्ट हायर वाइब्रेशनल लेवल पर। एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम ही रहती है, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है, और क्योंकि ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो जो ऑसिलेटिंग डाइपोल है ये सेटअप हो जाता है। हमें याद है कि हम इस तरीके से ट्रांजिशन हम दिखाते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, है ना, और उसके अंदर मॉलिक्यूल जो है वो अगर उसके अंदर डाइपोल होता है तो वो इस तरीके से बीच में ऑसिलेट करता है, ऊपर हम प्लस कहें और नीचे हम माइनस कहें तो उसके बीच में ऑसिलेट करता है, और उसी की वजह से एब्जॉर्प्शन होता है। यानी वो बॉन्ड्स जिनके अंदर चेंज इन डाइपोल मूवमेंट होगा वो IR रीजन के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। और वो कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके अंदर चेंज ऑफ डाइपोल मूवमेंट होगा? वो ऐसे होंगे जैसे CO, NH, OH, इनके अंदर पोलैरिटी है बॉन्ड के अंदर, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो पोलैरिटी है, और हमें पता है डाइपोल मूवमेंट क्या है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। तो डाइपोल तभी होगा जबकि ये डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर एब्जॉर्प्शन होएगा जब हम इनके अंदर हम इरेडिएट करते हैं रेडियो IR रेंज के अंदर, तो हम देखते हैं कि ये दे आर सेट टू ऑसिलेट, ऑसिलेटिंग डाइपोल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ में इंटरैक्ट करता है, और जिसकी वजह से IR रीजन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। और ऐसे कंपाउंड जैसे CC डबल बॉन्ड है, अगर सिमेट्रिक एल्कीन का देखें, सिमेट्रिक एल्कीन की हम बात कर रहे हैं, तो वो IR इनएक्टिव होगा क्योंकि वहां पर डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा। पर ये जो CC डबल बॉन्ड हम सिमेट्रिक एल्कीन की बात कर रही हैं, अगर ये सिमेट्रिक एल्कीन नहीं होगा तो हमें एब्जॉर्प्शन मिलेगा। सो हम देखते हैं कि IR के अंदर तब एब्जॉर्प्शन होता है जबकि हमारे पास में जो कंपाउंड है उसके अंदर ऑसिलेटिंग डाइपोल हो सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, क्योंकि यहाँ हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की वजह से ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस दो तरीके के हो सकते हैं, या तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हो सकते हैं या बेंडिंग वाइब्रेशंस हो सकते हैं। अब यहाँ ये मॉलिक्यूल जो है वो एक्चुअली रिजिड बॉडी नहीं है। मॉलिक्यूल जो है उसको हम ऐसा मानते हैं कि अगर दो एटम्स लगे हुए हैं, सपोज ये CH2 है या वाटर मॉलिक्यूल मान लीजिए, तो ये जो दो एटम्स लगे हुए हैं, ये दो एटम्स आपस में एक रिंग के एक स्प्रिंग के साथ में अटैच्ड हैं, और क्योंकि ये स्प्रिंग है बीच में तो ये वाइब्रेशन संभव है, मतलब एक्सटेंशन कंप्रेशन, एक्सटेंशन कंप्रेशन हो सकता है। सो अगर ऐसा है तो दिस इज स्ट्रेचिंग, यानी बॉन्ड लेंथ के अंदर इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ के अंदर इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा तरीके का जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है वो है बेंडिंग वाइब्रेशन। यहाँ पर भी स्प्रिंग लगी हुई है, मतलब हम मानते हैं कि स्प्रिंग है एटम्स के बीच में, और ये बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो रहा है, ये इस तरीके से दोनों पास में आ रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल, जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो रहा है। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो है उसके अंदर चेंज आ रहा है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल के अंदर चेंज आ रहा है, तो इनको हम बेंडिंग वाइब्रेशंस कहते हैं। नेचुरली स्ट्रेचिंग के अंदर क्योंकि हमें खींचना पड़ रहा है या एनर्जी खींचने के लिए एनर्जी लग रही है, तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जो है वो हायर वेव नंबर पर आते हैं बनस्पत बेंडिंग वाइब्रेशंस। अब ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं ये भी दो तरीके की हो सकती है, एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो सकती है और एक एसिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो सकती है। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब क्या हुआ कि ये साइमल्टेनियसली स्ट्रेचिंग हो रही है, यानी दोनों एटम्स का जो मूवमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर एटम इन द मॉलिक्यूल, इट इज इन द सेम डायरेक्शन। दोनों एक्सपैंड हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं। तो सेम टाइम पे सेम टाइप ऑफ मूवमेंट हो रहा है, तो इसे हम सिमेट्रिक वाइब्रेशन कहते हैं। और ये दूसरा एंटी सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक, जिसमें एक एक्सपैंड हो रहा है और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। द वाइब्रेशन
जो है एक एटम जो है वो दूर जा रहा है सेंट्रल एटम से और दूसरा एटम जो है वो उसके पास में आ रहा है, तो ये एंटीसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक वाइब्रेशन है। और इस एंटीसिमेट्रिक वाइब्रेशन के अंदर इसको एनालाइज करने से पता चलता है कि एंटीसिमेट्रिक जो है ये हायर वेव नंबर पर अब्सॉर्ब करेगी बनस्पत की सिमेट्रिक वाइब्रेशन के ऊपर। ये स्ट्रेचिंग थी। अब देखिए बेंडिंग वाइब्रेशन। जो बेंडिंग वाइब्रेशन जिसके अंदर बॉन्ड एंगल के अंदर चेंज होता है, ये दो तरीके की हो सकती है, एक इन प्लेन बेंडिंग और एक आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। जो इन प्लेन बेंडिंग है वो भी दो तरीके की हो सकती है। पहली सिजरिंग। सिजरिंग हम वैसे ही कैंची के जैसे ही एनालाइज करें कि जो कैंची के जो दो एंड्स हैं हम काटते हैं कुछ, तो ये आपस में एक दूसरे के पास में आते हैं, राइट। तो ये सिजरिंग जिसमें कि हम सिजर्स के जैसे मूवमेंट है कि दोनों आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं, बॉन्ड एंगल कम होता है। और रॉकिंग, ये एक के पीछे एक, वन आफ्टर द अदर, पर ये एक ही प्लेन के अंदर है। जैसे कैंची एक ही प्लेन के अंदर होती है, रॉकिंग भी एक ही प्लेन के अंदर है। सिजरिंग अकर्स एट अप्रोक्सीमेटली 1465 इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल CH2 के लिए, और रॉकिंग जो है ये 720 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स पर। अब दूसरे जो दो बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं ये आउट ऑफ प्लेन है। आउट ऑफ प्लेन से मतलब कि इस मॉलिक्यूल के अंदर ये दोनों एक साथ बाहर की तरफ आ रहे हैं या दोनों एक साथ अंदर की तरफ जा रहे हैं। प्लेन अगर हम ये माने तो बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। तो हो क्या रहा है कि एंगल के अंदर चेंज आ रहा है, बट इट इज नॉट इन द सेम प्लेन, इट इज आउट ऑफ प्लेन। इसे हम वैगिंग बेंडिंग वाइब्रेशन कहते हैं। और दूसरी ट्विस्टिंग, यानी एक बॉन्ड बाहर आ रहा है प्लेन से और एक अंदर जा रहा है। ये बाहर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है, यानी ट्विस्टिंग हो रही है। तो ये भी हम देखते हैं कि ये 1250 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स के ऊपर एब्सॉर्ब करता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं जिसकी वजह से इंफ्रारेड रीजन के अंदर एब्सॉर्प्शन होता है। थैंक यू।